आज हम एक नए से पर विचार करेंगे। ऊर्जा ऐसे है, ऊर्जा की आवश्यकता बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, हमारे समाज को भी ऊर्जा की आवश्यकता बहुत ही ज़्यादा है और सरकार भी ऊर्जा पे बहुत सारे कार्य कर रही है जिससे ऊर्जा की समस्या का निदान हो सके। ठीक है, और आपके नवीकरणीय ऊर्जा को अपनाया जा सके। क्लियर है बात। तो सबसे पहले प्रस्तावना का एस्पेक्ट्स है कि प्रस्तावना में क्या क्या है, आप देखिए इसको। तो प्रस्तावना में देखेंगे, ऊर्जा आधुनिक विकास की रूपरेखा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका है ऊर्जा की। ठीक है ना, आधुनिक विकास की रूपरेखा तय करने में ऊर्जा की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके अंदर देखिए, इसके बाद आप देखिए कि ऊर्जा की मांग दोगुनी होने के बावजूद भारत में प्रति व्यक्ति बिजली की खपत वैश्विक औसत से 1/3 है। ठीक है, ऊर्जा की मांग हालांकि भारत में दोगुनी हो गई है, लेकिन जो प्रति व्यक्ति औसत खपत है वो वैश्विक, जो हम एवरेज निकालेंगे, औसत निकालेंगे, उसका भी 1/3। ठीक है, समझ आ रही बात कि उसका भी 1/3 करेंगे एवरेज का, तो हमारी वो प्रति व्यक्ति खपत आ रही है। क्लियर है बात। ये हमारी ऊर्जा की खपत है। तो इसीलिए हमें ऊर्जा के अन्य साधन ढूंढने की भी आवश्यकता है। आगे देखिए, आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं तो आत्मनिर्भर भारत के लिए ऊर्जा एक आवश्यक शर्त है। ठीक है ना, ऊर्जा की बात करते हैं तो अगर आप भारत आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं तो ऊर्जा एक उसके लिए महत्वपूर्ण एस्पेक्ट्स है। ऊर्जा एक महत्वपूर्ण आपका आवश्यक तत्व है, क्योंकि आपको स्वच्छ ऊर्जा चाहिए, सस्ती ऊर्जा चाहिए और अच्छी ऊर्जा चाहिए, तभी आप देश का विकास कर सकते हैं। क्योंकि कोई भी रिसोर्स डेवलप करने में, कोई भी संसाधन डेवलप करने में आपको ऊर्जा चाहिए होती है। ठीक है ना। आगे देखिए, अब हम अगर आत्मनिर्भर भारत की बात करें तो ये आत्मनिर्भर भारत है क्या। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट ही हमें समझ में नहीं आता है कभी कभार। तो इसको देख लीजिए कि आत्मनिर्भर भारत केवल आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है, कि ये नहीं कि केवल आपको आर्थिक स्वतंत्रता दी जाए और आपका काम हो जाए। तो ये केवल आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है, बल्कि बुनियादी ढांचा, प्रणालियों के निर्माण और उत्पादन तथा खपत के मामले में दक्षता हासिल करने और लोगों की पसंद तथा क्षमताओं में नवाचार को बढ़ावा देना है। ठीक है ना, आत्मनिर्भर भारत में इतने एस्पेक्ट्स आते हैं। सबसे पहले ढांचा बुनियादी स्ट्रांग होना चाहिए, प्रणालियों का निर्माण होना चाहिए। ठीक है, उत्पादन और खपत के मामले में दक्षता हासिल होनी चाहिए, लोगों की पसंद का ध्यान रखना जाना चाहिए और क्षमताओं में नवाचार होना चाहिए। इसके लिए 5I, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है आपका। इसके लिए 5I की रूपरेखा महत्वपूर्ण है। 5I को देखेंगे हम, क्या होता है 5I। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर 5I, अगर हम 5I को देखें तो 5I आपका है, सबसे पहला इंटेंट, आपका इरादा पक्का होना चाहिए। इंक्लूजन, समावेशी होना चाहिए। इन्वेस्टमेंट, निवेश होना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर, बुनियादी ढांचा आपका अच्छा होना चाहिए। और इनोवेशन, उसमें नवाचार होना चाहिए। ठीक है ना, तो ये आपका 5I का कॉन्सेप्ट होता है। क्लियर बात। इसके आधार पर आप कई सारे पॉइंट्स भी इसके अंदर लिख सकते हैं आप अलग अलग। ठीक है, 5I के आधार पर 5I के ही पॉइंट्स आप लिख देंगे तो आपका एक पेज 5I का ही हो जाएगा। ठीक है, कई बार आप पढ़ चुके हैं इसको। आगे देखिए, भारत का तटीय क्षेत्र बहुत व्यापक है, जो भारत के पवन ऊर्जा के उत्पादन में योगदान कर सकता है। ठीक है, अब ऊर्जा की बात करें तो पवन ऊर्जा के उत्पादन में योगदान कौन कर सकता है, भारत का तटीय क्षेत्र। ठीक है, आगे देखिए, कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है, अतः भारत में सौर ऊर्जा की अपार संभावनाएं हैं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है। ठीक है, तो जिसके कारण देखिए, अब ये ज्योग्राफिकल एक एस्पेक्ट भी आता है कि कर्क रेखा और मकर रेखा, ठीक है, यानी कि 22.5 डिग्री नॉर्थ और 22.5 डिग्री आपका साउथ। ठीक है, 22.5 डिग्री आपका साउथ हो गया एंड 22.5 डिग्री आपका नॉर्थ हो गया। तो यहाँ से कर्क रेखा और मकर रेखा गुजरती है और सन की जो रोशनी होती है, जो कि डायरेक्ट सीधी पड़ती है, वो यहीं से यहीं तक के पड़ती है। इसके बाद सन की सीधी रोशनी नहीं पड़ती, सन की तिरछी रोशनी पड़ती है। ठीक है, तो यानी कि सन की रोशनी सीधी यहीं से यहीं तक के पड़ती है और भारत कर्क रेखा के लगभग मध्य से होकर के भारत आपका गुजरता है। कर्क रेखा मध्य में से गुजरती है भारत के, तो इसीलिए भारत में सौर ऊर्जा की अपार संभावनाएं होती हैं। ठीक है, क्लियर बात, बहुत ज़्यादा संभावना है, सौर ऊर्जा की अपार संभावनाएं हैं। आगे देखिए, सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, सूखा रक्षक, मनोरंजन, पर्यटन
तथा पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूती प्रदान करते हुए जलीय ऊर्जा का प्रयोग। ठीक है, अब जलीय ऊर्जा का प्रयोग, इन सबको एस्पेक्ट्स को जोड़ते हुए आप जलीय ऊर्जा का बहुत अच्छे से प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें पारिस्थितिक तंत्र भी है, सिंचाई बाढ़ नियंत्रण भी है, सूखा रक्षक भी है, मनोरंजन पर्यटन के साधन भी हैं। तो ये सारे के सारे एस्पेक्ट्स आपके जलीय तंत्र में जुड़ जाते हैं। ठीक है, आगे देखिए हाइड्रोजन। अब हम अगर हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन का उत्पादन प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन, ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस के माध्यम से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में पानी को विपाटन करके किया जाता है। ठीक है, और भाप मीथेन सुधार द्वारा भी इसका किया जाता है। ठीक है ना, जो जीवाश्म ईंधन का उपयोग करता है। क्लियर बात। हाइड्रोजन ये थोड़ा सा साइंस का एस्पेक्ट है, आपने पढ़ा ही होगा। H2 और O2 आपका H2O बनाते हैं, तो H2O से आप हाइड्रोजन का भी आप क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस से उसको अलग कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका साइंस का एस्पेक्ट है थोड़ा सा, यहाँ पर इसको ध्यान दीजिएगा। क्लियर है बात। यहाँ पर आगे हम देखते हैं, नेक्स्ट एस्पेक्ट है आपका, यहाँ पर है समस्याएं। ठीक है, क्या क्या समस्याएं आती हैं तो हम उसको देखते हैं समस्याओं को, कि उपभोक्ता के लिए सामर्थ्य। ठीक है, अगर आपको ऊर्जा के नवीकरणीय संसाधन या ऊर्जा के स्वच्छ संसाधन चाहिए तो उपभोक्ता का सामर्थ्य भी होना चाहिए। बिजली वितरण कंपनियों के लिए वित्तीय स्थिरता एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, कि बिजली वितरण जो कंपनियां हैं उनकी वित्तीय स्थिरता होनी चाहिए। एकीकरण के मुद्दे, कि बिजली कंपनियों का क्या एकीकरण किया जा सकता है या उनका क्या स्कोप है, तो ये मुद्दे भी देखने हैं। नियामक और बाजार ढांचा में, ठीक है, खामियां या बाधाएं, बहुत ही ज़्यादा नियामक या बाजार में बहुत ही ज़्यादा खामियां हैं, जिसके कारण ये समस्याएं और भी ज़्यादा विकट हो जाती हैं। अनिश्चित लाभ, लागत, परिणाम। ठीक है, अनिश्चित लाभ है और लागत परिणाम बहुत ज़्यादा है, तो वो भी आपको देखना पड़ेगा कि अनिश्चित लाभ लागत परिणाम आपका क्या है। आगे है देखिए, कि हरित ऊर्जा में आय, रोजगार, उद्यमिता में योगदान देने और निसंदेह सतत विकास को बढ़ावा देने की क्षमता है। ये चीज़ें हरित ऊर्जा में हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हरित ऊर्जा कर सकती है। नए उत्पादों तथा सेवाओं के लिए निवेश, बाजारों के लिए रास्ते खोलता है। ठीक है, जैसे जैसे नए उत्पाद होते हैं, सेवाएं बढ़ती हैं, निवेश बढ़ता है, बाजार के लिए एक नया रास्ता भी खुलता है। ठीक है, आगे देखिए, कि कार्बन मुक्त अर्थव्यवस्था बनाने के लिए अक्षय ऊर्जा की ओर बढ़ना अत्यंत आवश्यक है। साफ और स्वच्छ ऊर्जा की ओर बढ़ना अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, कोयले की ऊर्जा जो अभी तक हम बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं उसको हमें चेंज करना पड़ेगा अक्षय ऊर्जा में। ठीक है, ये यही बात यहाँ पर कह रहा है आपका, कि अक्षय ऊर्जा की ओर जाने में समस्याएं। अब अगर मैं अक्षय ऊर्जा की बात करूं तो उसमें समस्याएं क्या क्या आती हैं, कि अधिक निवेश, ऊपर भी हमने पढ़ा था, चीज़ थोड़ी सी और है। बुनियादी ढांचा विकास, ऐसा हमारा ढांचा ही नहीं है बुनियादी कि हम अक्षय ऊर्जा की ओर मूव कर सकें। निजी सार्वजनिक भागीदारी, ये भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, कि निजी सार्वजनिक भागीदारी बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। आगे हरित वित्त पोषण। ठीक है, हरित को वित्त पोषण किया जाना चाहिए। नीतिगत ढांचे को क्षेत्रीय स्तर पर उतारना बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, कि नीतिगत जो आपके जितने भी क्षेत्रीय स्तर पर नीतिगत ढांचे हैं उसको आपको क्या करना होगा, उसको आपको क्षेत्रीय स्तर पर उतारना होगा, ताकि इसका हम लाभ ले सकें। ठीक है, एक छोटा सा ऐसे ये था, और बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसे है, क्योंकि ऊर्जा आज के समय की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, और सरकार भी इस पर बहुत ही ज़्यादा फोकस करती है ऊर्जा के साधनों पर, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे लिए पेट्रोल बड़ी ही मुश्किल होता जा रहा है, और पेट्रोल की कीमत भी देख रहे हैं आप, दिन ब दिन आसमान को छूती जा रही हैं। तो हमें ऊर्जा के नए साधन ढूंढने होंगे। हमें ऊर्जा के ऐसे संसाधनों को ढूंढना होगा जो कि सबसे पहले तो सस्ती हैं, उसके साथ साथ पर्यावरण के लिए, जो पर्यावरण है उसके लिए, पर्यावरण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, पर्यावरण के अनुकूल है। ठीक है, और उसका वितरण हमें बहुत ही सावधानी से पूरे देश में ज़्यादा से ज़्यादा करना होगा। ठीक है, क्लियर है बात। ठीक है, जैसे मान लो आप इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी से कई सारी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन वो इलेक्ट्रिसिटी आपको हर जगह अवेलेबल होनी चाहिए, तभी उसका फ़ायदा है। अगर आप कोई गाड़ी लेते हैं या आप बाइक भी लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी चलने वाली, और सपोज़ आप अगर 100-50 किलोमीटर दूर निकल जाते हैं, अगर आपको वहाँ पर वो इलेक्ट्रिसिटी रिचार्ज करने का साधन ही ना मिले, तो आपके लिए इलेक्ट्रिसिटी बाइक का कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है ना, तो इस संसाधन को लेने का मतलब है उसकी उपलब्धता,
ठीक है। उसके ईंधन की उपलब्धता सबसे महत्वपूर्ण है, ईंधन की उपलब्धता होनी चाहिए, प्लस ईंधन सस्ता होना चाहिए। जो हम अभी यूज़ कर रहे हैं उससे बहुत ही ज़्यादा चीप होना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा सस्ता होना चाहिए, तभी जनता का रुझान, तभी पब्लिक का रुझान उसकी ओर आता है और तभी पब्लिक नवीकरणीय ऊर्जा की ओर मुड़ती है। ठीक है, तो सरकार को इन सब एस्पेक्ट पे काम करना है, इन सब एस्पेक्ट से काम करके ही सरकार पब्लिक को अक्षय ऊर्जा की ओर कर सकती है, ताकि पब्लिक ज़्यादातर यूज़ करे, पर्यावरण भी नुकसान ना हो और पब्लिक चीप होने की वजह से पब्लिक को ज़्यादा खर्च भी वहन ना करना पड़े। ठीक है ना, तो ये हमारा ऐसे यहाँ पर ख़त्म होता है। ठीक है, आगे बाकी ऐसे में डालता रहूँगा। अगर आपको समझ में आता है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, थैंक यू, मैं बहुत बहुत धन्यवाद।